सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। और ये पेपर आपका जो है रहने वाला 20 मार्च को जो है आपका पेपर रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो पेपर होने वाला है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख सकते हैं। जो पेपर रहता है उसका जो नंबर रहता है अधिकतम अंक वो 80 नंबर का आपका पेपर आता है। जो समय रहते हैं निर्धारित समय आपके पास 3 घंटे रहते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका देख रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पेपर है आपका कुछ इस तरह से। हमने इससे पहले पेपर 1, 2, 3, ठीक है, थर्ड जो पेपर करवा रहे हैं उसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 1 और 2 पेपर करवा रखे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप सैंपल पेपर देख पाएंगे। सेट टू है आपका ये। इससे पहले हमने जो पेपर किया था उसमें सेट 1 किया था। आज की इस वीडियो में हम 2 करेंगे और ये पार्ट 2 वीडियो का है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप अच्छे से समझे पेपर को किस तरह से आएगा, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सामान्य निर्देश की बात करें तो आप सभी जानते होंगे आपके सामान्य निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, यहाँ पे बताया गया है। 1 से 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 13 से 18 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 19 से 23 तक आपके 4 नंबर के। 24, 25 और 26 जो क्वेश्चन रहता है वो आपका पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर होता है। और 27 से 30 तक आपका जो क्वेश्चन रहता है वो 6 अंक वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से हम पेपर की तरफ आते हैं और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है, जो कि 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आपका जो है यहाँ पे बताया गया सेक्शन ए है। और 1 से 12 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 में देख रखा है। हम डायरेक्ट आते हैं जहां से हम पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी नहीं, आपका सेक्शन डी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। जिसके अंदर आपके यहाँ से स्टार्ट जो है क्वेश्चन, इसमें 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें सबसे पहला जो रहेगा वो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका मैप वाला होगा और तीसरा आपका कार्टून के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आते हैं सेक्शन जो घ है, सेक्शन डी। ये टोटल 12 नंबर का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 24। इसमें गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ना है आपको और जो क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो ये वाला आप देखेंगे, ये आपकी अगर हम बात करें तो ये असम के बारे में दिखाया गया है, यानी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, जिसे हम 7 बेटियां भी कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया गद्यांश में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है तो यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, लेखक यहाँ किस एकता की बात कर रहा है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। पड़ोसी देशों की एकता, पूर्वोत्तर के राज्यों की एकता, भारत की एकता या विश्व की एकता। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको गद्यांश को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें 7 स्टेट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का एकता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे वहीं देखिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है। क्वेश्चन दूसरा है आपका, पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के मुख्य राज्य क्यों बनाए गए। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा निकलकर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपको चित्र के माध्यम से बताऊं। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत का नक्शा कुछ इस तरह से आपको दिखता है। थोड़ा मेरी गलती हो सकती है मैप को बनाने में, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही जो है दिखाता हूँ। यहाँ के जो स्टेट है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है, उत्तर और जो पूर्व के राज्य है इसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर। और यहाँ पे स्थित जो हमारे 7 स्टेट है जिसको हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कई 7 राज्य आते हैं। यहाँ पे बोला गया पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के मुख्य राज्य क्यों बनाए गए। देखिए भारत में है क्या, भारत में हमारे संविधान में भी दिया गया है कि भारत के जैसे स्टेट है कई सारे है, यूपी हो गया, ठीक है, आपने बिहार देखा, आपने कई सारे स्टेट देखे, ठीक है। इसको तोड़ के जो है अलग बनाया जा सकता है। भारत का जो संविधान है उसमें बताया गया है और इसको जोड़ा भी जा सकता है। असम भी ऐसा ही है, पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के मुख्य राज्य क्यों बनाए गए, उसका रीजन क्या था, क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए, पूर्वोत्तर के समुचित विकास के लिए, पूर्वोत्तर के संतुलित विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आ जाएगा आपके ये सभी कारण है। जिससे आप अगर क्वेश्चन ये भी आता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कहीं क्वेश्चन कि स्टेट को 2 भागों में क्यों तोड़ा जाता है। देखिए स्टेट में जो है पॉपुलेशन रहती है यानी जनसंख्या, अगर वो बहुत ज्यादा है उसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, या स्टेट बहुत बड़ा है। देखिए अगर हमें यहाँ पे अगर 100 लोगों को, किसी व्यक्ति को
एक व्यक्ति है जो 100 लोगों के ऊपर राज करेगा, मतलब एक तरह से इनकी सेवा करेगा, ठीक है, इनके विकास के लिए काम करेगा। वहीं अगर हम इसको 50 इसको दे दे, ठीक है, इसको बंटवारा कर दे 50 और 50, कोई एक और व्यक्ति लेके आ जाए हम जो इसके ऊपर नियंत्रण करेगा, एक तरह से इनके विकास के लिए कार्य करेगा, तो इनसे क्या होगा, एक तो इनका भी काम कम हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ विकास जो होगा वो अच्छे तरीके से होगा। तो क्षेत्रीय जो मांग है, हम छोटी छोटी जगह भी देखते होंगे आप, चुनाव होते हैं तो वहां पे भी जो है एमएलए हो गया, एमपी हो गया, या उससे छोटे स्तर पर भी चुनाव होते हैं, तो इसलिए कराए जाते हैं क्या कि ताकि जो वहां के लोग जो है ये प्रॉब्लम अपने जो भी जिनको चुने हैं उनके सामने रख सके, तो क्षेत्रीय जो मांग है उसको पूरा कर सके। क्योंकि आप डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री जैसे जो हमारे हैं उनके पास तो आप नहीं पहुंच सकते, या आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पूछ सकते, इसीलिए उनको तोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे छोटे 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 भागों में करके आपके लिए क्षेत्रीय मांग जो है आपको सुनता है, वो आपके सबसे नजदीक का जो शासन करने वाला होता है वो होता है। तो इसमें देखेंगे रीजन क्या था, तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से जो भारत के राज्य आप कह ले, या असम जो जिसके बारे में बताया गया है, जो असम है उससे अलग करके पूर्वोत्तर के मुख्य राज्य बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चले हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है पूर्वोत्तर के किन्हीं दो राज्यों के नाम बताने, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और पंजाब। पंजाब हमारा कहाँ की तरफ आ जाता है, मैप में देखेंगे तो पंजाब आपका जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पंजाब नहीं होगा आपका। मणिपुर और बंगाल, और त्रिपुरा और बंगाल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके दिए हुए हैं। तो मणिपुर और मिजोरम जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का। आप कहेंगे मणिपुर और बंगाल क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे पूर्वोत्तर की बात हो रही है, ठीक है, पूर्वोत्तर की बात हो रही है। पूर्वोत्तर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक मैप बनाया, ठीक है, एक नक्शा, ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ रहता है, ये ईस्ट रहता है और ये वेस्ट रहता है। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर का मतलब क्या है, ये दो भाग, ठीक है, ना कि ये हमारा जो बंगाल है वो ईस्ट में आता है, ना कि वो पूर्वोत्तर में है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका मणिपुर और मिजोरम जो है वो हमारा किस में आता है, पूर्वोत्तर में। आगे हम आए अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है भूपेन हजारिका ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को क्या नाम दिया है। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा कि हजारिका का एक गीत है जिसपे एकता की विजय, ये जो गीत है वो एकता की विजय पर है, ठीक है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को इस गीत में एक ही माँ की 7 बेटियां कहा है, तो एक ही माँ की 7 बेटियां, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है भूपेन हजारिका ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को क्या नाम दिया, एक ही माँ की 7 बेटियां, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला गद्यांश रहता है जो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हजारिका का आप गीत के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि आपको बताया गया है, ठीक है, 7 डॉटर के बारे में। आगे हम देखें अगर यहाँ पे क्वेश्चन है इसके, तो राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। व्हाट यूनिटी इज द जो है ऑथर टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है, तो किसके बारे में हो रही है, यूनिटी ऑफ 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इंडिया के जो 7 स्टेट्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है उसके बारे में। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाई वर द मेन स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द ओल्ड स्टेट्स ऑफ आसाम, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो राइट आंसर मणिपुर एंड मिजोरम। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, व्हाट हैज जो है भूपेन हजारिका नेम्ड 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो 7 डॉटर्स ऑफ द सेम मदर, ये राइट आंसर ऑप्शन ए जो है वो राइट आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है, मैप के आधार पर आपको जो है क्वेश्चन देना है, जो मैप में आपको फिल करना है। आप देखेंगे ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह राज्य जहां जनवरी 1947 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट था, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा बिहार। बिहार में जो है जो छात्र थे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, तो राइट आंसर आपका बिहार आ जाएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, 1977 के चुनावों में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी थी, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा पंजाब में जो है अकाली दल की सरकार बनी थी, ठीक है, पंजाब आ जाएगा। पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय है वो किस राज्य से संबंधित है,
तो वो है आपका यूपी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। वे राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, तो वो निकल कर आ जाएगा आपका आंसर केरल। केरल में जो है बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप मैप में इसे आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। द स्टेट्स वेयर इन जनवरी 1947 स्टूडेंट्स लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बिहार, ठीक है। आगे हम आए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन द 1977 इलेक्शन द अकाली दल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एज इन द स्टेट। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका पंजाब में, ठीक है, तो पंजाब आ जाएगा। आगे देखिए, स्टेट रिलेटेड टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो आपका यूपी आ जाएगा राइट आंसर। एंड आपका इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा केरला, ठीक है, केरला जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब बाकी आप यहाँ पे आपको भरना होता है अल्फाबेट, जैसे पहले का अल्फाबेट क्या दिया हुआ है तो आपको मैप से पता चलेगा। मैप में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो बी है वो बिहार है, राइट आंसर जो है। तो अल्फाबेट जो पहले में भरना है आपको वो भरना है बिहार, ठीक है। तो अल्फाबेट आपको बी डालना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है बिहार, ठीक है। ऐसे दूसरा देखें हम, तो दूसरे में अल्फाबेट देखिए क्या दिया हुआ है, जो कि अकाली दल के बारे में था, तो पंजाब ए दिया हुआ है ये आपका, ठीक है, ये पंजाब के बारे में है। तो आपको अल्फाबेट जो दूसरा है उसमें लिखना है ए एंड राइट आंसर क्या आ जाएगा पंजाब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में पंडित दीनदयाल से रिलेटेड स्टेट पूछा गया था, तो ये डी आ जाएगा, तो यूपी है वो, तो यहाँ पे आपको डालना है तीसरे का जो है डी एंड आपका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा यूपी। एंड आपका लास्ट जो बचता है वो है आपका सी ऑप्शन, तो सी यहाँ पे आप डाल दीजिए एंड यहाँ पे केरला आपको लिख देना है। तो कुछ इस तरह से मैप वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। 4 नंबर का ये भी पूछा जाता है आपसे, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और मैप यहाँ पे आप देखेंगे केरला जो दिया हुआ है आपका सी की तरफ, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका केरला है, ठीक है। तो आगे हम आएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन रहता है आपका कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्टून से रिलेटेड है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपका बोतल दिखाया हुआ है और ये पानी के बारे में, वाटर के बारे में बताया हुआ कि वाटर की प्रॉब्लम के बारे में, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जैसे आगे हम आए तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है। पृथ्वी में या पृथ्वी पर जो है कौन सा ऐसा संसाधन है जिसकी कमी हो रही है। तो विश्व में स्वच्छ पानी की कमी हो रही है, विश्व में स्वच्छ वायु की कमी हो रही है, विश्व में स्वच्छ ऊर्जा की कमी हो रही है, विश्व में अस्वच्छ पानी की कमी हो रही है। तो देखेंगे पीने की पानी की कमी यानी स्वच्छ पानी की कमी, ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। पृथ्वी पर जो है किस संसाधन की कमी हो रही है, वो पीने के पानी की कमी, ठीक है, जिसे हम स्वच्छ पानी भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे साझा संसाधन जो है माना जा सकता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, साझी संपदा के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। क्या होता है साझी संपदा, जिसमें किसी एक का अधिकार नहीं रहता बल्कि पूरे अगर हम कोई ऐसा संसाधन है जो वर्ल्ड लेवल पर है तो वो क्या है, पूरी विश्व की साझी संपदा है। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन कहलाता है। श्रम एक साझा संसाधन है, पानी एक साझा संसाधन है, पूंजी या प्रौद्योगिकी एक जो है साझा संसाधन है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन खा, वो राइट हो जाएगा। पानी क्या है, एक साझा संसाधन है। जहां पे आप देखेंगे जो पूरा वर्ल्ड है, अगर हम देखते हैं पृथ्वी पे तो लगभग 71% जो है जल है, ठीक है। पृथ्वी पर जो है 71% भाग पे जो है जल है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। आगे तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम, वे देश जिनके बीच जो है जल के लिए हिंसक जो है संघर्ष हुआ है। जल देखिए आने वाले समय में लड़ाई जो होने वाली है वो जल के ऊपर, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर होने वाली है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है जल। आपका जल के बिना जीवन नहीं, ये आपने सुना होगा। तो जल के लिए जो है ऐसे कौन से देश है जिसके बीच जो है लड़ाई हुई है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, जापान चीन रूस के बीच, जर्मनी इटली फ्रांस, जॉर्डन सीरिया इजराइल, या इजराइल सीरिया टर्की। तो जॉर्डन सीरिया और इजराइल इनके बीच क्या हुआ है, जल के लिए जो है हिंसक संघर्ष यानी लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है आपस में। ऑप्शन जो ग है ये सही हो जाएगा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विश्व में पानी की कमी का क्या कारण पूछा गया है। तो विश्व में पानी की कमी का क्या कारण है, बढ़ती जनसंख्या, ताप वृद्धि, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो ये सभी रीजन है जिससे वर्ल्ड में जो है पानी का कमी,
पानी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, पानी का क्या है, यूज बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी की कमी हो रही है। ताप वृद्धि देखेंगे, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उससे भी वाटर में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। प्रदूषण हो गया, जो स्वच्छ पानी है उसको खराबी कर रहा है ये, तो इनडायरेक्टली ये भी जो है एक कमी का कारण है। एंड उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये अभी हमने हिंदी मीडियम में डिस्कस किया है। ये आपका है चित्र रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। आगे अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे कार्टून नहीं लिए, कार्टून मैंने आपके एक ही बार हिंदी मीडियम में लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, जैसे व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग शॉर्टेंड इन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो आंसर निकल कर आ जाएगा, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ जो है क्लीन वाटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आगे आए, विच नेचुरल रिसोर्सेज जो है कंसीडर्ड शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा लेबर, वाटर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, वाटर इज कॉमन रिसोर्सेज, ठीक है। आगे अगर हम देखें किनके बीच जो है युद्ध हुआ है, एक तरह से वायलेंट जो है स्ट्रगल हुआ है वाटर के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉर्डन, सीरिया एंड इजराइल निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, द केस ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या रीजन है, यानी वाटर के जो है खत्म होने के पीछे, वाटर की जो कमी है उसके पीछे डाउन होने के क्या कारण है, तो ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपका सेक्शन डी में आता है, ठीक है। ये सभी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसके अंदर एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन थे आपके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा क्वेश्चन, और ये आपका जो है सेक्शन जो डी है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन जो है आपके 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसकी तरफ। इससे पहले हमने पार्ट 1 में और जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आप जरूर देख ले। यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 26 जो है आपका ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये चित्र वाला क्वेश्चन था आपका। अब हम आते हैं सेक्शन ई की तरफ, जो कि 24 मार्क्स का है। यहाँ पे आपके 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 6 चौक 24। यहाँ पे आप देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रीलंका के बारे में पूछा गया, उसके जातीय संघर्ष के बारे में पूछा गया। देखिए श्रीलंका रीजन क्या है, श्रीलंका में जो है ये संघर्ष हुआ तो आजादी के बाद, आजादी से पहले अगर हम देखें, जब अंग्रेज भारत के ऊपर शासन करते थे, तो वो क्या है, यहाँ की कुछ तमिल जो आप देखेंगे भारत का, अगर आप मैप देखते हैं तो भारत के मैप में दक्षिण की साइड देखेंगे तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु है। तो यहाँ के लोगों को तमिल कहा जाता है। वहां के जो तमिल लोग थे यानी मजदूर थे वहां के, उनको श्रीलंका लेके गए थे ब्रिटिश, ठीक है, जो ब्रिटिश वहां के थे जो हम पे शासन करते थे। और परंतु आजादी के बाद भी क्या है, फिर तमिल जो है श्रीलंका में ही बसना जारी कर देते, क्योंकि आजादी से पहले इनको लेके गए जो ब्रिटिश वाले थे, अंग्रेज सब थे, इनको जो है भारत के जो भी तमिलनाडु के जो मजदूर थे उनको श्रीलंका लेके गए थे, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका। और इसके बाद जो है श्रीलंका जब भारत आजाद हुआ तो ये वापिस जो है वो भारत नहीं गए, बल्कि यहीं पे बस गए। और धीरे धीरे क्या है, श्रीलंका में जो है सीहली समुदाय के लोगों का दबदबा था, ठीक है। यहाँ पे जो मूल लोग थे वो सीहली थे, सीहली समुदाय जो थे उनका दबदबा होता था, इसलिए उन्हें तमिलों का वहां जो है आना और बसना अच्छा नहीं लगा। तमिल जो है धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ रही थी, एक तरह से जो है तमिल वहां रहने लगे थे, तो वो उनको सीहली जो समुदाय है उनको वो अच्छा नहीं लगा। फिर क्या है, तमिलों के प्रति अनेक जो है उनके इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण तमिलों में क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया, यानी असंतोष फैल गया उसके अंदर कि ये हमारे साथ क्या है, भेदभाव कर रहे हैं, हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। फिर 1983 में एक उग्र तमिल संगठन जो है लिट्टे की स्थापना हुई। लिट्टे क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसकी स्थापना करी तमिल के द्वारा, ठीक है, एक उग्र तमिल संगठन था। श्रीलंकाई अल्पसंख्यक तमिलों ने जो है अलग राष्ट्र की मांग की, जबकि श्रीलंकाई राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहलियों का दबदबा था, ठीक है। फिर लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। बाकी बहुत सारी चीजें हुई, भारत सरकार के बारे में भी आता है किस किस तरह से हुआ। जातीय संघर्ष में आपने ये समझ गए होंगे कि रीजन क्या था होने का, कि पहले तो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारा जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था उससे जो है पहले वहां के जो मजदूर थे तमिलनाडु के मजदूर,
वहां से उनको श्रीलंका ले ले गए, जो है ले गए वो। क्यों ले गए? देखिए मजदूर जो थे तमिल के वो बहुत ज्यादा ही अपने काम में बहुत अच्छे थे, तो उनको भी वहां पे ऐसा काम करवाना था, तो यहाँ से मजदूर वहां गए, मजदूर वहीं पे बच गए। धीरे धीरे क्या है, वहां के जो सिंहली थे उनके साथ वो भेदभाव करने लगे। जैसे वहां पे देखेंगे जो राजनीति है उसमें उनके साथ भेदभाव होने लग गया, हर एक फील्ड में उनके साथ भेदभाव हुआ। तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया जो तमिल थे, और उन्होंने क्या किया, लिट्टे की स्थापना करी। ये एक उग्र तमिल संगठन था। और फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या है, लिट्टे ने भी एक जो है वहां के जो लोग थे तमिल लोग, उन्होंने एक अपनी अलग राष्ट्र की मांग करी। और जो है लेकिन ये इसके बीच जो है बहुत सारे दंगे हुए, वहां पे लड़ाई हुई, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। ठीक है, हमारी शांति सेना भी गई थी श्रीलंका, बट वहां उससे भी काम नहीं चला था। हम बात कर रहे हैं वहां पे बहुत पहले के समय की बात है यहाँ पे ये। ठीक है, तो लेटे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, अगर आप श्रीलंका को देखेंगे तो भारत के नीचे जो है कुछ इस तरह से जो है, इसको आंसू के आकार का भी देश कहा जाता है। मेरे को उसका मैप सही से आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से उसका जो है मैप आप कह ले, मेरे को सही से नहीं आता बनाना, मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ इस तरह से आंसू के आकार का देश कहा जाता है श्रीलंका को। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में, जो कि था तमिल के बीच और सिंहलियों के बीच। ठीक है, आगे 8वें में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया। ब्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ब्रिक्स जो है वो 2006 में बना एक जो है, आप इसे संगठन कह लें, जिसके अंदर जो है पहले 4 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बाद में जो है दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो जाता है। तो ये टोटल 5 देश हो जाते हैं। दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में 4 देशों से शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीका के जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में जुड़ गया, तो ये मिलकर क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। और फिर उसके बाद जो है इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लग गया। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? कोई भी संगठन है या कोई भी ग्रुप है, उसका उद्देश्य क्या होता है? आपस में जो है सहयोग करना, शांति स्थापित करना, ठीक है, और विकास के लिए एक साथ काम करना। ये चीजें इनकी आप उद्देश्य के बारे में डाल सकते हैं। कोई भी संगठन होता है उसका उद्देश्य यही रहता है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ जो है अलग अलग देशों के बीच सहयोग और को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ये लाइनें आपकी किताब वाली लिखी हुई है, लेकिन आप लिख सकते हैं सहयोग बढ़ाना, आपस में विकास की जो है विकास के लिए सहयोग करना। यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विकास करना, आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था का अच्छा करना, ये आ जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है? तो ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग जो है, अगर हम पूरी दुनिया की आबादी देखें उसका 40% जो है ब्रिक्स देशों में शामिल है। क्यों 40%? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे इंडिया, हमारा प्यारा देश, ठीक है, इंडिया एंड आपका जो है चाइना, चाइना इसके अंदर जो है शामिल है, जिसकी आप देखेंगे दोनों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया जो है इस साल लगभग जो है इस साल क्रॉस कर जाएगा चाइना को, और नंबर 1 जो है बन जाएगा जो पॉपुलेशन में कंट्री, इंडिया ऑन अर्थ। ठीक है, आगे देखिए इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग जो है 30% का हिस्सा है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है, और ये एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। तो ये है ब्रिक्स के बारे में, जिसकी स्थापना 2006 में 4 देशों ने करी। बाद में इसका जो है सदस्य दक्षिण अफ्रीका भी बन गया। जब से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, इसके उद्देश्य क्या है? तो आपसी सहयोग करना, विकास विकास करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंड आपकी विशेषताओं में मैंने आपको बता दिया, विश्व की जो लगभग 40% जनसंख्या है वो ब्रिक्स के अंदर है। ठीक है, अगर हम देख ले तो ब्रिक्स में शामिल है जो देश है उसकी जनसंख्या मिलाकर 40% बनती है विश्व की जनसंख्या की। आगे देखिए इसका सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया गया है कि 30% है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है, और निवेश और बाजार की ये एक वैश्विक शक्ति है उभरती हुई। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसके दौरान देश में उत्पन्न लोकतांत्रिक संकट की जो स्थिति है उसका वर्णन करना है। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि भारत में एक आपातकाल लगाया गया था 1975 में जून को। ठीक है, इसमें जो क्या क्या जो है लोकतांत्रिक संकटें आई हमारे सामने, तो वहां पे देखेंगे उस समय जो मौलिक अधिकार थे वहां तक वो भी निलंबित कर दिए गए थे। तो एक तो ये मौलिक अधिकार के ऊपर जो है संकट आ गया था। मीडिया को देखेंगे और जनसंचार जो माध्यम थे
उसके ऊपर भी जो है आपातकाल का प्रभाव पड़ा था। कैसे? वहां की जो आप देखेंगे सेंसरशिप लगा दिया गया था उसको, और जो है एक तरह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, बिना पूछे या सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी आप छाप नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, लिख नहीं सकते। तो ये चीजें यानी मीडिया और जनसंचार पर जो है रोक लगा दिया गया एक तरह से। बड़ी संख्या में विपक्षी दल के नेता जो थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और कई नेता भूमिगत हो गए। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून का व्यापक स्तर पर जो है प्रयोग किया। विरोध देखिए, हड़ताल और सार्वजनिक आंदोलनों पर इन्होंने रोक लगा दी। आपातकाल के दौरान जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अब न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती। देश की विधायिका की अवधि जो है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ पर देखेंगे लोकतांत्रिक जो संकट था हमारे सामने, उसमें जो स्थिति थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे एक तो आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं उसके ऊपर भी संकट आ गया था, मौलिक अधिकार जो है निलंबित कर दिए गए थे। मीडिया के ऊपर जो है रोक लगा दिया गया था, सेंसरशिप लगा दिया गया था। बड़ी संख्या में विपक्षी दल के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दिया गया। अगर हम देखें, विरोध हो गया, हड़ताल हो गया, इन चीजों पर भी रोक लगा दी गया सरकार के द्वारा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित होता है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें उसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। साथ ही जो है देश की जो विधायिका है उसकी अवधि जो है, उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये था। आगे हम आए और की तरफ, यानी इसमें अथवा भी पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के भारतीय राजनीति में किए गए किन 3 प्रमुख योगदान का वर्णन करना है। जयप्रकाश नारायण जो है, अगर आप देखेंगे 1977 का चुनाव होता है जिसमें जो जनता पार्टी है वो जीत जाती है। जयप्रकाश नारायण के आप भारतीय राजनीति में क्या क्या योगदान थे आपको बताने हैं। देख ले हम यहाँ पे कुछ इस तरह से। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश नारायण ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने मुख्यतः गुजरात और बिहार में युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। उन्हें लोकपाल संस्था का जो है समर्थन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमने डिस्कस किया था कि छात्रों ने जो है वो क्या किया था, जो भ्रष्टाचार जो लोग थे उनके जो खिलाफ आंदोलन किए थे। तो उसमें जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने भी इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने सबसे ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने क्या है, एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था। ठीक है, सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत, इन्होंने जो है सामुदायिक समाजवाद का उनका सिद्धांत जो है समुदाय, क्षेत्र एवं राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप में एक यथार्थ संघ का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत को समुदायों के एक समाज के रूप में दिखाता है। ठीक है, आगे देख ले, समग्र क्रांति के प्रवर्तक, यानी समग्र क्रांति के लिए उनका आह्वान नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण के समावेश की पहल है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार इस रूपांतरण का मूल जो तत्व व्यक्ति है जो भारत में परिवर्तन का मुख्य द्योतक है। ठीक है, तो ये है इनके बारे में। भ्रष्टाचार के इन्होंने विरुद्ध जो है संघर्ष किया, इन्होंने सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने समग्र क्रांति के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में है, 3 पॉइंट बोला गया था, 3 को लेकिन आपको एक्सप्लेन करना होगा। आगे हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। वैश्वीकरण से रिलेटेड पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है, यानी वैश्वीकरण को भारत ने अपनाया, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है, यानी भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो देखते हैं 1991 में लागू जो है नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने क्या है, वैश्वीकरण के लिए तैयार होगा और खुलेपन की नीति अपनाई। ये भारत ने जो है 1991 में किया। वैश्वीकरण के कारण जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर में जो है 7.5% वार्षिक जो है की बढ़ोतरी हुई, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। ठीक है, वर्ष में जहां पे जो वार्षिक जो हमारी बढ़ोतरी होती थी, विकास होता था या वृद्धि होती थी, उसमें जो है जब पहले 1990 की बात करें तो 5.5 था, लेकिन बढ़कर जो है जब हमने 1991 में जो है वैश्वीकरण को अपनाया, खुले द्वार की नीति अपनाई, तो 7.5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे भारत के लोग जो है, अगर आप देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। आज अगर देखें हम, भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए। जैसे आप गूगल के बारे में जानते होंगे, गूगल के सीईओ हो गए, यूट्यूब के भी सीईओ हो गए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके सीईओ देखेंगे आप तो सारे इंडियन हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि आप यहाँ कंपनियों की बात करें, प्राइवेट कंपनियों की,
अमेरिका में देख ले, और भी कई देश है जहां पे ऐसे भी 2-3 देश है जहां के प्रधानमंत्री खुद इंडियन है। ठीक है, यानी इंडियन कहने का मतलब है कि यहाँ से उनका कुछ ना कुछ है, ठीक है, नाता है। यहीं पे उनके परदादा रहते थे या दादा रहते थे, फिर बाद में वो चले गए, या यहाँ से अपनी नागरिकता हटाकर जो है दूसरे देश की नागरिकता ले ली। तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो इंडियन जो है वो किसी न किसी पद पर है, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, या किसी प्राइवेट कंपनियों में हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तीव्र आर्थिक विकास, ठीक है, इससे तीव्र आर्थिक विकास हुआ वैश्वीकरण को अपनाने से। विश्व राजनीति में भारत का महत्वपूर्ण स्थान जो है, नए अवसरों की उपलब्धता आई, घरेलू उद्योगों में नई चुनौतियों का उभार आया। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया वैश्वीकरण ने। इसी के अंत में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का जो है प्रतिरोध किया जाता है, ठीक है, आपको बताना क्या क्या रीजन है, यानी वैश्वीकरण है उसका विरोध भी किया जाता है कि भाई वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए, क्या 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 रीजन है इसके। अगर हम देखें वैश्वीकरण के विरोध के कारणों में, तो राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य की कमजोर होने की चिंता है, एक तो ये, यानी राज्य को कमजोर करता है वैश्वीकरण, एक तो ये हो गया। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर जो है कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक के बारे में आप जानते होंगे कि इस तरह से जो है परंपरागत जो संस्कृति है उसको हानि हुई है, साथ ही हमारे जो मूल जीवन के कुछ एक हमारे जीवन के जो है पुराने तौर तरीके रहते हैं जीवन जीने के, ठीक है, उसको भी इन्होंने जो है छीन लिया है। तो ये है वैश्वीकरण का विरोध। वर्ल्ड सोशल फोरम है WSF, जहां पर क्या है इसका विरोध किया जाता है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं वैश्वीकरण का अगर हम प्रतिरोध करें तो एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो दूसरे देश है, जो बड़े देश है जिसके अंदर पश्चिमी कंट्री आते हैं, जिसके अंदर आप अमेरिका डाल ले, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जो अमेरिका का ग्रुप है एक तरह से, वो देख ले हम, तो उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है वैश्वीकरण में। ठीक है, वैश्वीकरण के अगर देखें जो बना हुआ है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, वैश्वीकरण यानी व्यापार से रिलेटेड सारी चीजें नियम बनाना। इनके नियम भी अगर देखें तो क्या है कि वो उनके दबाव में बनाए जाते हैं या उनके फेवर में बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। ठीक है, तो ये आप रीजंस लिख सकते हैं जिसके अंदर हम वैश्वीकरण है उसका विरोध कर सकते हैं, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है ये डाल सकते हैं। जो राजनीतिक अगर अर्थों में देखें हम, तो राज्य की जो स्थिति है वो उसको कमजोर बनाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं पश्चिमी देशों का प्रभाव दिखता है हमें। ठीक है, यहाँ पे जो वैश्वीकरण का अगर हम प्रतिरोध करें तो इसका और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मजदूर वर्ग का शोषण होता है, जो मालिक होता है वो, मतलब आप कह सकते हैं अमीरी और गरीबी में ज्यादा फर्क ये करता है कायम, तो ये है आप डाल सकते हैं। बाकी आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है, सोवियत संघ से रिलेटेड पूछा गया है। आज का जो रूस है उसके विघटन के 3 कारण पूछे गए, उसका वर्णन करना है आपको। तो वैश्वीकरण के आप सोवियत संघ के विघटन के किसी 3 कारणों के बारे में आपको जो एक्सप्लेन करना है, इसमें आपके कई सारे रीजंस है जिसको आप लिख सकते हैं। 3 कारण बोले गए तो आपको ऐसे आंसर आपको लिखना कैसे, आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस नहीं करते। बाकी 12th के बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्या हो गया, ये कोई हमारा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। ठीक है, आपने ये सब सुना होगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, आपने लिखा तो होगा नहीं कभी, बस आपने देखा होगा या आंसर लिखा होगा तो आप जो है सिर्फ अपने एग्जाम में लिखे होंगे या टेस्ट में। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, जैसे पूछा गया सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो यहाँ पे आप कारण लिख दे। ठीक है, 3 पॉइंट बोला गया तो सबसे पहला आप इसको पहला लिख के हेडिंग डाल दे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश, ऐसी आप हेडिंग लिख दे। फिर इसको लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में क्या है, फिर ऐसी आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर सब हेडिंग लिखकर फिर एक्सप्लेन करना है, ऐसी तीसरा। तो कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण पूछे गए, बहुत सारे कारण है। जैसे अगर हम देखें, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं जो थी उसको पूरा नहीं कर पाए, ये कारण भी कह सकते हैं। सोवियत प्रणाली पर जो है नौकरशाही का शिकंजा था, एक ये पॉइंट। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है राजनीति पर अंकुश, 70 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन, ये भी एक आप डाल सकते हैं।
संसाधनों का जो अधिकतम यानी ज्यादातर प्रयोग किया गया वो परमाणु हथियारों पर किया गया, न कि देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। ठीक है, लोगों के विकास के लिए कम, परमाणु हथियार है उनके ऊपर ज्यादा किया गया, जो जो हमारे पास, जो उनके पास संसाधन थे। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। पश्चिम देश अगर हम देखें उसके अंदर अमेरिका, ये सारे देश आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उनसे जो है बहुत पीछे थे प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के बारे में। गोरबाचेव के बारे में बात करें तो गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। ठीक है, गोरबाचेव ने किया क्या गलती कि इन्होंने बहुत जल्दी ही जो है जो एक विचारधारा अपना रखी थी सोवियत संघ के लोगों ने, उनको बिल्कुल ही अगर तुरंत ही आप चेंज कर देंगे, यानी तुरंत ही आप जो है उसका दूसरा विकल्प लेके आएंगे, तो वो यकीन नहीं करेंगे या उसका विरोध करेंगे। ये धीरे-धीरे अगर आप करते तो हो भी सकता था, लेकिन उनका जो है विरोध होने लग गया। एक कारण ये भी डाल सकते हैं आप। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आई। राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी और संप्रभुता की इच्छा का उभार आया, और सोवियत प्रणाली जो है सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। तो ये बहुत सारे रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि विचारधाराएं जो थी, या लोगों को झूठ बोलना कि हमारी जो हम जो है उनसे ज्यादा विकास करें, यानी लोगों को क्या है कि एक तो लोगों को आप जो है झूठ बोल कर जो है उसको पीछे रखना। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको गलत बताया जा रहा था लोगों को, सोवियत संघ के द्वारा जो वहां के लोग थे, जो नेताएं थे, उनके द्वारा झूठा बयान दिया जा रहा था कि हम जो है बहुत आगे हैं उनसे, वो हमसे बहुत पीछे। लेकिन एकदम से जब जनता को ये बात पता चला, तो वो क्या है, जो भारी भीड़ थी, उन्होंने उसका विरोध किया। ये भी रीजन आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। इसी के 8वें में बोला गया है सोवियत की जो है सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है आपको। किसी 3 के बारे में बोला गया है। मैंने यहाँ सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में कई लिखे हैं। जैसे सोवियत संघ अगर हम बात करें तो ये पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे और समाजवाद के आदर्शों से ये प्रेरित थे। सोवियत प्रणाली की नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित थी। बेरोजगारी नहीं थी यहाँ पे। संचार प्रणाली जो थी बहुत अच्छी थी। मिल्कियत का प्रमुख जो है रूप राज्य का स्वामित्व होता था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही नियंत्रण होता था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है उसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं सोवियत प्रणाली किस तरह से थी। ठीक है, एक ही पार्टी का शासन था वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नाम था, उसका शासन था। पूंजीवादी व्यवस्था थे, उसका विरोध करते थे ये, और समाजवाद के जो आदर्श थे उससे प्रेरित थे, उसको ये फॉलो करते थे। ठीक है, बेरोजगारी नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली भी थी यहाँ पे। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पेपर कुछ इस तरह से खत्म हो जाता है। और ये था आपका पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये था आपका पेपर नंबर हमने 3 किया, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो ये पार्ट 2 खत्म हो गया। आगे पेपर हम जल्दी और पेपर्स लेके आएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा चीजें, अच्छी चीजें लेकर आऊं। क्योंकि देखिए जय सर जो है अभी कितना करा पाएंगे आपको 2-3 दिनों में, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप कुछ ना कुछ कराइए ताकि बच्चों का कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि 11th में पढ़ाता था, उनका एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जब से मैंने सोचा कि 12th के लिए भी कुछ ना कुछ कराया जाए, तो ये था वीडियो। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं मैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।